हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम फ्रेमिंग ऑफ द स्कूल टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में डिस्कस किया है, नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो जैसे कि इसकी आवश्यकता एवं महत्व से स्पष्ट है, स्कूल टाइम टेबल निश्चित शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनीय अधिकारियों तथा अध्यापकों के हाथ में एक अनिवार्य साधन है। तो जो भी हमने देखा था, डिस्कस किया था, उसमें यही पाया था कि चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे अध्यापक हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, इवन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हर किसी के लिए ये जो है टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इसको प्रॉपर वे में बनाना, इसको चलाना, ये जिम्मेदारी होती है जो स्कूल के हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की और टीचर्स की। तो ये एक अनिवार्य साधन है जिससे कि हम जो शैक्षणिक उद्देश्य जो हमने बनाए हैं, उन उद्देश्यों को हम अच्छी सफलतापूर्वक अचीव कर सकें और हमारा जो कार्य निर्वहन जो है वो अच्छी तरीके से हो। तो इसके लिए टाइम टेबल बनाते समय कि हम टाइम टेबल जो है स्कूल के आवश्यकताओं के अनुरूप, स्कूल के उद्देश्य के अनुरूप बनाएं, तो इसके लिए हमें अलग अलग जो है चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसको बनाने के लिए हमें निम्न ज्ञान और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि टाइम टेबल बनाने के क्या क्या सिद्धांत हैं और विभिन्न रूप और प्रकार कौन से, कि किस किस टाइप के टाइम टेबल हम बना सकते हैं, टाइप्स क्या हैं, और अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के टाइम टेबल के निर्माण के लिए आवश्यक प्रासंगिक जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करना। और पहले हम जानकारियाँ भी इकट्ठी करेंगे और देखेंगे कि इन जानकारियों से क्या रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है और हम अपने स्कूल की सिचुएशन, वातावरण, नीड के अकॉर्डिंग हम ये टाइम टेबल कैसे अपना सकते हैं या उसमें कितना चेंज कर सकते हैं। तो एक एक विषय पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में इस वीडियो में। तो अब टाइम टेबल के सिद्धांत जो होते हैं, उसके प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टाइप, कि आपका स्कूल का कैसा है, किस प्रकार का स्कूल है, कि इसके अंदर ये देखना होता है कि स्कूल शहरी इलाके में है या किसी देहाती इलाके में है, गांव में है, लड़कों का स्कूल है या लड़कियों का स्कूल है, या सह शिक्षा दी जा रही है, कोएड स्कूल है जिसमें लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, स्कूल प्राइमरी है, माध्यमिक है, या उच्च हायर स्टडी उच्च माध्यमिक है, 12th क्लास तक है, किसी रिहायशी इलाके में है, जैसे जिस इलाके में पब्लिक रहती है वहाँ पे है, या कैसे किसी दूर दराज इलाके में है, किस टाइप का विशिष्ट स्कूल है, आपके स्कूल में कि कितने बच्चे जो हैं वो विशिष्ट जिनकी आवश्यकताएं हैं वो वाले हैं। इन सब बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक स्कूल का टाइम टेबल तैयार किया जाता है। किसी भी दो स्कूल का टाइम टेबल एक जैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर स्कूल की अपनी आवश्यकता होती है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, हर चीज़ अलग होती है उनकी। अब दूसरा आ जाता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंट रेगुलेशन, की विभागीय नियमों का सिद्धांत भी इस पे डिपेंड करता है कि टाइम टेबल का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो हमारी गाइडलाइंस हमारे शिक्षा विभाग ने दी है, जो हमारी SCERT ने दी है, कि इन गाइडलाइंस को आपको जो है आपको ध्यान में रखना है। NCERT ने जो गाइडलाइंस बनाई है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और कि इस बात की विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों का कितना पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, कि आप कितना पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। एक अगर कोई मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसके लिए कितने कालांश यानी पीरियड आपको दिए जाएं, और कितने पीरियड निश्चित हैं। अध्यापक को एक बारी में कितना कार्यभार दिया जा सकता है, अध्यापक को कितना, मतलब स्कूल का वार्षिक पीरियड कितना है, कितने नंबर ऑफ डेज बाकी हैं, हमारे स्कूल की सिचुएशन क्या है, हर चीज़ को ध्यान में रखना है। जो हमारे डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए हमें टाइम टेबल बनाना है, उनको भी ध्यान में रखना है और स्कूल की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना है। अब आ जाता है तीसरा हमारा, कि प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कि आपके पास
प्राप्त समय का सिद्धांत कि कितना समय आपके पास है, स्कूल के कितने घंटे आपके पास है। अगर आपका 2 शिफ्ट का स्कूल है, आपने देखा होगा कि लड़के अलग पढ़ते हैं, लड़कियां अलग पढ़ती हैं एक ही स्कूल में, तो उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एक शिफ्ट ख़त्म होगी तो दूसरे शिफ्ट के बच्चे पढ़ने आएंगे, तो उस स्कूल में जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होती है, वो कम होती है। लेकिन अगर कोएड स्कूल है तो वहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। अगर किस एरिया में स्कूल है वो भी मैटर करता है। अगर एरिया जैसे जम्मू कश्मीर या पहाड़ों के एरिया में आपका स्कूल है तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे स्कूल की स्टार्टिंग अलग टाइम से 9 बजे से अगर वहाँ पे स्कूल शुरू हो रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक जा रही है। किसी गर्मी जैसे राजस्थान जैसे इलाके में स्कूल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ का टाइम टेबल अलग होगा, वहाँ ड्यूरेशन अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम देखना है कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पीरियड्स में डिवाइड करना है, उनको कालांशों में डिवाइड करना होता है। और इसे यदि इसे शिक्षा विभाग से निश्चित किया जाए तो टाइम टेबल बनाते समय अगर, लेकिन शिक्षा विभाग ने हमें टाइम टेबल बना के बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, या ये वाला टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। हर चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है कि टाइम पीरियड। अब है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट टू द सब्जेक्ट की विषयों को असाधारण महत्व प्रतिपादन। इसमें है कि कुछ विषय जैसे होते हैं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जो हैं इनको महत्व दिया जाता है। इनको ये इसलिए महत्व नहीं दिया जाता कि ये कि और जो विषय हैं उनसे ज़्यादा अधिक अच्छे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें इसलिए ज़्यादा टाइम देना होता है क्योंकि ये विषय जो हैं ये कठिन होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए किया जाता है ये अधिक कठिन है। इस आधार पर जो ये तीनों विषय जैसे हैं अंग्रेजी, विज्ञान, साइंस और मैथ्स जो हैं वो हमें इस आधार पर इन विषयों को स्कूल में प्रातः की स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए, कि जिससे कि बच्चे जो हैं उन्हें याद रखें। किसी भी क्रियात्मक एक्टिविटी वाले पीरियड से पहले आप इसको पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे इसमें क्या है रुचि लें। और बाद में एक जो जैसे कई बार जो होता है विशिष्ट क्रिया या विषय को स्कूल विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर अधिक समय दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लो, और ये भी होता है कि कई बार आप कैसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे देहाती है, वहाँ पे बागवानी की जाती है प्राकृतिक, तो वहाँ पे भी आपको उन विषयों पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको बागवानी के बारे में सिखाएंगे, प्रकृति के अध्ययन के बारे में सिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब प्रिंसिपल ऑफ फैटीग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थकान का सिद्धांत, कि टाइम टेबल बनाते समय हमें हमेशा शारीरिक और मानसिक थकान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थकान से ये चाहे हम शारीरिक काम करते हैं तब भी हमें थकान होती है और मानसिक काम करने पर भी हमें थकान होती है। इसलिए हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ऐसा रेस्ट नहीं देंगे तो जो हमारी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। हम कहने को पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान उसमें नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक थकान के प्रभाव को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए कि स्कूल पाठ्यक्रम की कुछ क्रियाएं और तथा विषय कठिन होने की वजह से थकान पैदा करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो है मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ विषय बहुत ज़्यादा थकान क्रिएट करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, आप पढ़ोगे तो बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसे डिफ़िकल्ट समझते हैं, तो उन्हें थकान जल्दी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब पहला पीरियड, जैसे जो आपका फर्स्ट पीरियड है या लंच के बाद का पीरियड है, तो उसके अंदर जो है पहले पीरियड या अवकाश के बाद वाले पीरियड में सीखने की गति अत्यधिक नहीं होती। फर्स्ट पीरियड में तो ये होता है कि अभी आपकी असेंबली हुई है, स्कूल से आए हो, तो आपका फर्स्ट पीरियड तो ऐसा होता है कि जिसमें आपको थोड़ी सी थकान होती है। तो इसलिए इस फर्स्ट पीरियड में कभी भी मुश्किल विषय जो है, विषय गणित है और ये साइंस है, ऐसे विषय कभी नहीं देने चाहिए। और ना ही आफ्टर लंच के तुरंत बाद का पीरियड आपको देना चाहिए कठिन विषयों के लिए।
ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर में थकान है और लंच के बाद ही बच्चों का थोड़ा मूड भी नहीं होता पढ़ने का। तो इन पे ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा विषय जो पीरियड रहेगा वो रहता है सेकंड और थर्ड पीरियड है आपका, या लंच के बाद जो फिफ्थ पीरियड को छोड़ दीजिए, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड, अगर 8 पीरियड है तो वो बहुत अच्छे रहेंगे इनके लिए। तो अंतिम जो पीरियड है जिसमें थकान सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि उसको रखना चाहिए कि प्रिय खेल जो होते हैं, क्योंकि बच्चों को रहता है अब हमारी छुट्टी होगी, हम घर जाएंगे, तो उनका अगर उस टाइम पे आप कोई विषय ऐसा पढ़ा रहे हो तो पढ़ने में उनका ध्यान नहीं होगा। आप उसके अंदर खेल का पीरियड उसे रख सकते हो, कोई क्रियात्मक एक्टिविटी करा सकते हो लास्ट पीरियड में। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो पीरियड के लिए सत्य है वही सप्ताह के दिनों के लिए भी सत्य है, कि जैसे पीरियड में भी यही होता है और सप्ताह के दिनों में भी यही होता है। जैसे अगर जो मंगलवार और बुधवार होता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, सबसे अधिक अच्छे दिन समझे जाते हैं। इस दिन बच्चे सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं। जबकि जो सोमवार होता है, मंडे होता है, उस दिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि उनको अपने घर की याद आ रही होती है, तो इसलिए मंडे को उनका मन नहीं करता पढ़ने का। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं तथा और जो छुट्टी के दिन की मनोदशा प्रकट करता है। जो सोमवार का दिन होता है वो यूं ही रहते हैं कि कल तो छुट्टी थी, कल संडे था, तो ये उनके मन में दिमाग में ये सब चल रहा होता है। और ऐसे ही जो शनिवार होता है, शनिवार को भी बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि उनको इस टाइम तक सैटरडे तक वो बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करते हैं पढ़ाई को लेकर और जो परेशानी अपनी व्यक्त करते हैं, तो इसलिए शनिवार को भी बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप शनिवार को खेल का पीरियड रख सकते हो, म्यूज़िक का पीरियड रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, कहीं आपने गार्डनिंग का पीरियड रख लिया तो आप ये सारे पीरियड आप शनिवार को रख सकते हो जिससे बच्चे का इंटरेस्ट हो। अब है छोटे बच्चे जो हैं जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनके लिए पीरियड की जो अवधि है, जो पीरियड है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 45 मिनट का पीरियड रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोटे बच्चों के लिए पीरियड की ड्यूरेशन छोटी होनी चाहिए क्योंकि वो थक जाते हैं, इसलिए तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आ जाता है कि सैद्धांतिक कार्य प्रायोगिक कार्य की उपेक्षा अधिक थकान पहुंचाते हैं। अब जिस चीज़ में हम क्या है प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ऐसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, इसे ये कहते हैं, तो इस चीज़ों में बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं। तो ये सैद्धांतिक पीरियड है। और जबकि एक्टिविटी वाले जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को एक्टिविटी करना पसंद होती है, इसलिए अब बोलते हैं कि हर चीज़ आप एक्टिविटी से कराने की कोशिश कीजिए, उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एक्टिविटी वाले पीरियड है वो ज़्यादा लंबे रखने चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल वाले पीरियड है जिसमें आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, किसी सिद्धांत के बारे में समझाना है, साइंस है, तो इन सबको थोड़ा आप शॉर्ट पीरियड रखिए इसका। अब है प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड वैरायटी। इसके अंदर परिवर्तन और विविधता का सिद्धांत। इसके अंदर है कि चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना केवल इसके अंदर है प्रेरणा प्रदान करने, ध्यान देने और अधिगम की गति को तेज करने के लिए, मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए टाइम टेबल बनाने वाले को अपने टाइम टेबल में परिवर्तन और विविधता के तत्व समाविष्ट करने चाहिए। कि अब उसको ये पता होना चाहिए कि टाइम टेबल जो भी बना रहा है कि जो अध्यापकों को बदलना, कि टीचर को बदलना चाहिए, कमरों तथा अधिगम स्थान को भी बदलना चाहिए, विषयों और क्रियाओं को परिवर्तन करना चाहिए। अब है कि अगर आप पूरे दिन क्लास में एक ही टीचर रहेगा और बच्चा एक ही जगह पे बैठा रहेगा तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, उसको थकान ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो टीचर है, जो बना रहा है, इंचार्ज है टाइम टेबल का, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि टीचर्स बदलने चाहिए, बच्चों की जगह बदलनी चाहिए। कि अगर आप म्यूज़िक का पीरियड है तो यूँ नहीं कि आप वहाँ बैठे बैठे उन्हें म्यूज़िक सिखा रहे हो, आप उनको लेके जाओ म्यूज़िक रूम में, आप लेके जाओ लाइब्रेरी में। लेकिन ये देखा जाता है कि कई बार टीचर ऐसा करते नहीं हैं, तो जो टाइम टेबल इंचार्ज है उसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बच्चों
को जो टाइम टेबल बनाया है, क्या टीचर उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परिवर्तन होता है तो बच्चे में भी पढ़ने का मन करता है और टीचर को भी मन करता है कि अब मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, नए बच्चे मिलेंगे, नया विषय पढ़ाने को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैनिक कार्य के बदलने का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस। अब है समान विभाजन और न्याय का सिद्धांत। इसमें है कि जो भी टाइम टेबल है और जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको वही विषय दिया जाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो करने में। अगर मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है, आप उसे ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि आप सोशल स्टडीज़ पढ़ाओ और उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो वो उसमें रुचि नहीं लेगा, ना उसमें कोई क्रियात्मक चीज़ करेगा, वो उसको एक बोझ की तरह लेगा। जब टीचर ही ऐसा होगा तो सामने जो बच्चे हैं वो भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें टीचर की रुचि का ध्यान रखना होता है, उसकी योग्यता का ध्यान रखना होता है कि वो किस विषय को पढ़ाने के योग्य है। अब है समान रूप से भाग लेने के सिद्धांत के आधार पर अध्यापकों में कार्यभार, वर्कलोड भी अच्छी तरीके से आपको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर को तो आप पूरे दिन 8 पीरियड दे रहे हो और ऐसे विषय दे रहे हो जो बहुत ही जिनमें मानसिक जो है थकान ज़्यादा हो रही है, आप ऐसे विषय दे रहे हो, उनको सारे विषय ऐसे दे दिए। और एक दूसरा टीचर है, आप उसको एकदम ऐसे आराम फरमाने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जो टीचर है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है काम का बहुत इक्वली होना चाहिए, सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए। और अब है एक व्यक्ति को बहुत सारे विषय और क्रियाएं नहीं देनी चाहिए। अब ये नहीं है कि एक टीचर है, आप उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जीके और स्पोर्ट्स सब कुछ एक ही टीचर को दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जो है अगर कोई टीचर है तो उसको 2 या 3 विषय दीजिए, आप अलग अलग कक्षा में दीजिए, लेकिन विषय उनके सेम रखिए। अगर आप सारे विषय उन्हें देंगे तो उनकी जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर टीचर हर विषय में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता। आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चों के सामने एक्सपर्ट टीचर जाए, उस विषय का पूरा एक्सपर्ट हो, उसके अंदर पारंगत हो। अब है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन। मनोरंजन और विश्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर है अवकाश, छोटी और लंबा विराम। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में एक छोटी बेल बजाते हैं और फिर एक लंबी बेल बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको अपने क्लासरूम चेंज करने होते हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता आपने बेल बजाई और वो एकदम में दूसरी क्लास में पहुंच के पढ़ाने लग जाएगा। पीरियड चेंज करने में, क्लासरूम चेंज करने में टाइम लगता है, बच्चों को भी टाइम लगता है कि अब क्या कैसे ये टीचर गया है, दूसरा टीचर आए, अपना माइंड मेकअप करने में थोड़ा उनको भी थकान होती है। तो इसलिए हमें जो कुछ विराम जो है वो लंबे देने चाहिए। जैसे बेल जो है वो जैसे ज़्यादा टाइम के लिए बजाते हैं ना कि 1-2 मिनट का वो दे दिया, फिर दूसरा पीरियड शुरू हो रहा है, तो विश्राम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए छोटी और लंबी विराम अवकाश घंटियों का उपयोग करना चाहिए और साथ में और उनका रिक्रिएशनल एक्टिविटी करानी चाहिए, खेलकूद कराना चाहिए, उनकी हॉबीज़ को करवानी चाहिए, पाठ्य सहायक क्रिया करवानी चाहिए, जैसे ड्राइंग करवा ली, पेंटिंग करवा ली, सूपा का पीरियड होता है, गार्डनिंग करवा ली, आपने रेडियो सुनने के लिए दिखा रहे हो, कोई मूवी दिखा रहे हो आप उन्हें, कोई क्या कहते हैं कहीं पे आप, और कुछ पीरियड है ना ऐसे एक दिन जैसे कर दिया कि कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, पास में कोई लोकल पार्क है, ठीक है, कोई एक्टिविटी आप ऐसी करा रहे हो कि बाहर लेके जा रहे हो बच्चों को। ये थोड़ा फील्ड ट्रिप पे भी लेके जाना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि मंथली या 1 महीने में 2 महीने में जिसमें बच्चे को बाहर का भ्रमण कराया जाए, ठीक है। तो अब ये आ जाता है अगला हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो हमारे मानवीय और भौतिक प्रसाधन के सर्वश्रेष्ठ उपभोग का सिद्धांत,
कि जितने भी हमारे पास मैन हैं, यानी जो हमारा मानव क्षमता है और जो हमारा रिसोर्सेज हैं, उसका आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि कितने टीचर हैं, कितना टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपका स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, साज सज्जा कैसी है, स्कूल के कर्मचारी के टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और सबको क्या कहते हैं, हर चीज़ को कितना आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने रिसोर्सेज का, दोनों का। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रिसोर्सेज अछूता ना रह जाए। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्री पीरियड फॉर टीचर्स के लिए फ्री पीरियड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होती है। अब एक खाली पीरियड देने के उद्देश्य भी है कि अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो विश्राम आपको देना ही पड़ेगा निपुणता लाने के लिए। विद्यार्थियों के निर्देशन और संशोधन कार्य के लिए भी समय चाहिए होता है कि अगर विद्यार्थियों का नोटबुक चेक करनी है तो नोटबुक चेक करने के लिए पीरियड तो चाहिए उन्हें जल्दी जल्दी में, वरना नोटबुक चेक करेंगे टीचर्स उसी टाइम पे तो क्या होगा, वो उसमें नोटबुक में गलतियां रह जाएंगी, तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्हें टाइम देना चाहिए फ्री पीरियड का। उनको आगे वाले जो नेक्स्ट क्लास में जब जाके पढ़ाएंगे तो उसकी तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए होता है, रिवीजन के लिए, तो कि क्या क्रिया वो कराने वाले हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए। और कुछ प्रशासनिक कार्य भी उन्हें करने हैं, स्कूल में कोई फंक्शन आ जाता है उसकी तैयारियां भी करवानी होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर एब्सेंट हो जाते हैं, तो अब उन क्लासेस में जाने के लिए भी हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है एब्सेंटी के लिए, तो एब्सेंटीज़ के लिए भी ज़रूरत होती है, तो इसमें भी बच्चों इस बात का भी उसे ध्यान देना चाहिए बनाते हुए। अब आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकल नीड्स एंड क्लाइमेट, हमारी जो स्थानीय आवश्यकता है और जलवायु का सिद्धांत भी ध्यान में रखना है। इसमें हमें समुदाय की आवश्यकता है कि हमारा जो समुदाय है वहाँ पे रहने वाला, उसकी क्या आवश्यकता है, वहाँ पे भौतिक सामाजिक वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऐसे एरिया है जहाँ हमें पता है कि बर्फ़ पड़ती है, तो उसके अंदर हमें स्कूल की टाइमिंग क्या रखनी है, ठीक है। हमारे जैसे गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ पे स्कूल की टाइम क्या रखनी है, कहीं एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे बरसात होती है तो उस टाइम पे स्कूल कहाँ क्या बंद रखने हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे कि गर्मियों का टाइम टेबल, अब समूचे वर्ष, पूरे वर्ष के लिए एक ही टाइम टेबल नहीं हो सकता, हर एरिया के लिए एक टाइम टेबल नहीं हो सकता। इससे हमें सर्दियों में, जैसे आप अपना दिल्ली में देखेंगे तो सर्दियों के लिए अलग टाइम टेबल होता है, गर्मियों के लिए अलग टाइम टेबल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग विषय भी ऐसे ही हमें ध्यान में रखे जाते हैं उसके अंदर। अब टाइम टेबल बनाते समय उस विशिष्ट समय का ध्यान रखना चाहिए जब अभिभावक अपने बच्चों को अपने साथ काम करने की इच्छा करेंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे फसल की कटाई का टाइम होता है, तो नॉर्थ इंडिया के एरियाओं में ज़्यादातर तो फसल की कटाई के समय जो बच्चे हैं ना स्कूल नहीं आते, तो वो पूरे एक महीने 2 महीने स्कूल नहीं आते, वो अपने पेरेंट्स के साथ फसल की कटाई करवाने जाते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टाइम टेबल सेट करो कि उन एरियाओं में उस टाइम पे गर्मी की छुट्टी हो जाए, ठीक है, बाद में आप अपना स्कूल का सेशन शुरू करो। कई जगह बर्फ़ पड़ रही होती है तो उस बर्फ़ के टाइम पे छुट्टी हो जाए उनकी। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, क्षेत्र विशेष की जो है प्रत्येक चीज़ों को। अब आ जाता है टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कठोरता नहीं होनी चाहिए कि एक बार बना दिया तो बस यही चलेगा। टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लो कि कोई टीचर किसी विषय को पढ़ा नहीं पा रहा या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, आप उन्हीं को ऐसा देख के नहीं रख सकते, अपने टाइम टेबल में आपको चेंज लाना पड़ेगा। परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल में चेंज लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये हैं टाइम टेबल के प्रिंसिपल्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के टाइम टेबल होते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।